हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों हम लोग सेल यानी कोशिका का पार्ट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं और आज अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, ग्रुप डी के लिए जो प्री क्लासेज आपकी चल रही है उसकी टाइमिंग रीजनिंग सुबह 9 बजे, साइंस सुबह 10 बजे, जीके रात्रि 9 बजे और मैथ्स रात्रि 10 बजे। चारों सब्जेक्ट आप लोगों के सिलेक्शन की बिल्कुल तैयारी आप लोगों की चल रही है हमारी साइड से पूरी। आप भी दोस्तों साथ में मेहनत करिए, डेली क्लास अटेंड करिए जिससे आपका समय पर सिलेबस पूरा हो जाए। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और दोस्तों रेलवे एग्जाम 2025 के सभी एग्जाम के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो चुका है। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। आप लोगों के एक ही बैच में सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग कॉम्बो चाहते हो, कॉम्बो भी आप लोगों को मिल जाएगा। चारों सब्जेक्ट में बोलूंगा कॉम्बो से जुड़िए। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लास आप लोगों की होती है। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलती है, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो निर्माण बैच आप लोगों को रेलवे कॉम्बो में मिल जाएगा और बाय नाउ करके जैसे पेमेंट कर देंगे क्लास आपकी चल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेल यानी कोशिका का पार्ट नंबर 3। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? मैं आप लोगों को बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीजें पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है ये हम लोग पढ़ रहे थे। और मैंने आप लोगों को एक चीज के बारे में बता दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों गोल्जी एपैरेटस यानी गोल्जी काय के बारे में। क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने पढ़ा था क्या? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि उसमें पाया ही नहीं जाता। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आइए तो पहले तो देखते हैं ये मिलेगा कहां पर। जैसे कोशिका के अंदर ये तो हो गया न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक के जस्ट पास में आपका ये क्या था? ये क्या था बताइए कमेंट करके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। दोस्तों इसी के थोड़ा आउटर साइड में आप लोग देखेंगे, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये है आपका गोल्जी काय, जिसे गोल्जी एपैरेटस के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में? तो आइए सर इसका काम क्या है। दोस्तों आप लोगों को पता है सैक किसको बोलते हैं? सैक, SAC, ये सैक किसे बोलते हैं? ये इंग्लिश वर्ड है। सैक किसको बोलते हैं दोस्तों? सैक बोलते हैं हम लोग थैले को। थैला या पाउच जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो जिसमें कोई चीजें रखी जा सकती हो। जैसे आप लोग मुझे बताए, है ना, क्या थैला जानते हैं? पाउच। जैसे अगर जो लेडी जो पर्स इस्तेमाल करती है अपनी चीजें को कैरी करने के लिए, वो भी क्या है? एक सैक ही है। वो भी एक थैला, एक पाउच जैसा संरचना है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अभी मैं आप लोगों को जूम करके बताऊंगा, ये भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि थैले जैसे, पाउच जैसे कुछ है ना। अगर अभी हम लोग, मैं आप लोगों को भी थोड़ा जूम करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सैक यानी पाउच जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है सर, कोशिका के अंदर ये गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय पाया जाता है। ये डिस्कवरी किसने करी थी दोस्तों? ये डिस्कवरी करी थी, ठीक है, यह काम ही नहीं कर रहा कि ये, तो ये डिस्कवरी करी थी दोस्तों कैमिलो गोल्जी नाम के एक व्यक्ति ने। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखो वापस हम लोग समझ लेते हैं। देखो कोशिका के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस। अभी हमारा सारा का सारा ध्यान इस गोल्जी काय पे होना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये पाउच जैसा? देखो, क्या ये आप लोगों को पाउच जैसे नजर आ रहे हैं कि जैसे ये एक छोटा सा पाउच हो गया, ये दूसरा पाउच हो गया, ये तीसरा पाउच हो गया, ये चौथा पाउच हो गया। तो यानी ये पाउच का एक समूह है। छोटी छोटी थैलियों जैसे क्या है? एक समूह है। यहां पर पूरा आप लोगों का क्या है? एक स्टैक है। स्टैक किसको बोलते हैं? जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख दोगे, दूसरे के ऊपर तीसरा रख दोगे, तीसरे के ऊपर चौथा रख दोगे, तो सिक्कों की एक लड़ी बन जाएगी ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैक, STACK। स्टैक का मतलब लड़ी। तो ये भी बहुत सारे पाउच यानी बहुत सारे सैक का एक स्टैक है। बहुत सारे पाउच का एक क्या है? बंडल है। आगे बात समझ में? चलिए आइए बात समझते हैं। तो ये सैक यानी पाउच किसको बोलते हैं? जैसे ये भी एक प्रकार का क्या है? पाउच ही है, एक प्रकार का सैक ही है। तो गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी काय क्या हो जाएगा? ये एक स्टैक हो जाएगा सैक का, यानी थैलियों का एक ढेर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है बहुत सारी थैलियां हम लोगों ने रख रखी है। ठीक है सर, इसका काम क्या है? देखो
क्या हमारे यहां पर कोशिका के अंदर प्रोटीन बनता है क्या? कहां बनता है वो कल आपने देखा था, राइबोसोम के द्वारा बनता है। राइबोसोम कहां पर होते हैं आप लोगों के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे पाए जाते हैं, सतह पे पाए जाते हैं। तो यानी आप लोगों का यहां पर प्रोटीन बनता है। दोस्तों मान लो अगर इस एक कोशिका से दूसरी जगह पे आप लोगों को प्रोटीन भेजना है, लेकिन मान लो प्रोटीन के साथ में कुछ और नहीं चला जाए तो दिक्कत है ना। तो प्रोटीन को आप लोगों को प्रॉपरली पैक करके भेजना पड़ेगा क्या एक जगह से दूसरी जगह पे? बताओ। अगर आप लोगों ने प्रॉपरली पैक नहीं किया तो हो सकता है प्रोटीन के साथ में कुछ और आप लोगों का चल जाए। या मान लो अभी आप लोगों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रोटीन भेजना है, लेकिन प्रोटीन इस हाल में नहीं है कि उसको यहां से वहां पर भेजा जा सके, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर वो आसानी से आ जाए। आगे बात समझ में क्लियर? तो इस गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय का कार्य ही क्या है? ये पैकिंग करता है। ठीक है, क्या करता है दोस्तों? पैक करता है। दूसरी बात, उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, उसको थोड़ा सा संशोधित करता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर वो इजीली जा पाए। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों गोल्जी काय के क्या सर कुछ और कार्य भी है क्या? जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण होता है सर? कैसे होता है? अरे जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जब इसका डाइजेशन होता है, जब इसका पाचन होता है, तो इससे क्या मिलते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को क्या आप लोग सिंपल शुगर भी बोल सकते हो क्या? सरल शर्करा भी बोल सकते हो कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर यानी शर्करा के नाम से जानते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर भी बोल सकते हो। अब हमारी बॉडी में कई केमिकल्स बनते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है, सरल कार्बोहाइड्रेट होती है, क्या ये हमारी बॉडी में कई बार कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है क्या? जटिल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है क्या? यस। तो गोल्जी बॉडी का एक कार्य और क्या है कि दोस्तों ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स शुगर, यानी अगर आप लोगों को जटिल शर्करा बनानी है, जटिल शर्करा का मतलब क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को बनानी है तो सिंपल शुगर से ही बनेगी, सरल शर्करा से बनेगी। तो इसका एक कार्य क्या है? सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, चलिए सर इसका और कोई कार्य होता है क्या? अभी हम लोग देखेंगे कोशिका में एक पार्ट, मतलब कुछ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, वैसे आप लोग देखेंगे कोशिका के अंदर लाइसोसोम भी पाया जाता है। दोस्तों इस लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो किसके माध्यम से होता है? इस गोल्जी काय के माध्यम से ही होता है। इसी से कुछ पार्ट टूट टूट के क्या बनाते हैं? लाइसोसोम बनाते हैं। आगे बात समझ में? तो जो कोशिका है उसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए लाइसोसोम का निर्माण कहां से होता है, तो गोल्जी काय इसका कुछ पार्ट टूट के ही क्या बनाते हैं? लाइसोसोम। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोल्जी काय का और कोई कार्य है क्या, तो आप लोग बोलेंगे लाइसोसोम के निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वेसिकल पुट्टिकाय। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना कि ये गोल्जी काय, आप लोग बोलोगे सर ये तो पाउच जैसे स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ये पाउच जैसे, इसमें कुछ वेसिकल पुट्टिकाय भी होती है। पुट्टिकाय बेसिकली ये पाउच जैसे स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करना है, या उसकी दोस्तों पैकेजिंग करनी है, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यह कार्य किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा होता है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम की। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने आप लोगों को लाइसोसोम के बारे में पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाया नहीं जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो फिर सर लाइसोसोम के बारे में हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पाया जाता है। चलिए अब दोस्तों ये लाइसोसोम के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, ये डिस्कवरी किसने करी थी? तो ये डिस्कवरी आपकी करी गई थी। जैसे मान लो देखो ये रहा कोशिका के अंदर लाइसोसोम,
ये रहा, ठीक है, ऐसा नहीं एक ही पाया जाता है, ठीक है, एक से अधिक पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका लाइजोसोम। तो कोशिका के अंदर ये लाइजोसोम होता है, इसकी डिस्कवरी करी थी क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने। आ गई बात समझ में, ठीक है। हालांकि आप लोग ये नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। हाँ, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने करी थी, ये आप लोगों को दिया गया है। अब सर इस लाइजोसोम का क्या कार्य है? दोस्तों ये कोशिका के अंदर ये जो लाइजोसोम होता है ना, इसके अंदर कुछ लिक्विड यानी कुछ तरल भाग पाया जाता है। ये क्या होते हैं? बेसिकली ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम क्या होता है हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है पाचन तंत्र में। तो इसमें कुछ आप लोगों के तरल पाए जाते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। यानी पचाने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं वो आपके कोशिका के किस में होते हैं? लाइजोसोम में होते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक्चुअली में जो एंजाइम होते हैं ना, वो एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं ये। तो अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए इस लाइजोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्या मैं बोल सकता हूं क्या? RER द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका के अंदर जो लाइजोसोम है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम। इन पाचक एंजाइम स्टोर, संग्रहित तो लाइजोसोम में है, लेकिन इनका निर्माण कहां पर हुआ था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये एंजाइम RER द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर? स्टोर कहां पर होते हैं? ये यहां पर होते हैं। अब दोस्तों इनका कार्य क्या है? देखो क्या होता है, जैसे ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है? लाइजोसोम होता है। मान लो कोशिका के अंदर कोई भारी पदार्थ आ गया, तो लाइजोसोम क्या करता है? उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके अंदर खतरनाक लिक्विड है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचक एंजाइम, तो उसका पाचन कर देता है, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसको नष्ट कर देता है। बहुत बढ़िया। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? कई बार क्या होता है, कोशिका के अंदर अगर कोई इर्रेगुलर एक्टिविटी होती है, इर्रेगुलर एक्टिविटी का मतलब क्या है? जनरली जो होती है, अगर वो नहीं होके इसके अजीबोगरीब कुछ और हो रही है, तो इस दौरान ये जो लाइजोसोम होता है वो फट जाता है। और जब ये लाइजोसोम फट जाएगा तो क्या इसके जो एंजाइम्स है वो बाहर आ जाएंगे क्या? ये तो खतरनाक एंजाइम्स है, ये तो सबका पाचन करा देते हैं, सबको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। तो ये पूरी कोशिका को ही क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो कोशिका को नष्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसी कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला लाइजोसोम है। तो क्या मैं इसको एक एटम बॉम्ब बोल सकता हूं क्या? या मैं इसको सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली बोल सकता हूं क्या? क्योंकि इसी थैली की वजह से कोशिका क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है, तो आइए, तो लाइजोसोम का मेन कार्य क्या है दोस्तों? इसमें जैसे ही कोशिकीय चयापचय में गड़बड़ी होती है, मतलब कोशिका के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, चयापचय। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हो रही है तो इस दौरान क्या होती है? ये जो लाइजोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, और इससे इसके जो एंजाइम्स होते हैं बाहर आते हैं, पूरी कोशिका को ही क्या कर लेते हैं? वो पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम लोग लाइजोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या थैली भी बोलते हैं। दोस्तों इसके और भी अन्य नाम है, इसको सुसाइडल बैग बोल दो, आत्मघाती थैला बोल दो, या आत्महत्या थैली बोल दो। क्लियर है दोस्तों? इसको हम लोग डिस्पोजल बैग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको एटम बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं, इसको क्लीनर, सफाई कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने कोशिका की क्या कर दी? सफाई कर दी। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। सर अगर निर्माण बैच लेते हैं तो यूट्यूब वाली क्लास अटेंड करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, निर्माण बैच अगर आप ले लेते हो उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई बुक, ना कोई कुछ भी नहीं। किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग रेस्पिरेशन यानी श्वसन में पढ़ा था। ये कोशिका के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना दोस्तों, ये दो झिल्ली से घिरा होता है। ये रही इसकी बाहरी झिल्ली, और अंदर वाली झिल्ली थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई होती है, अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है।
अंदर की ओर ऐसे मुड़ी हुई होती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों, ये दो झिल्ली वाला कोशिकांग है, दो मेम्ब्रेन वाला क्या है, ऑर्गेनल है। बहुत बढ़िया। और इसमें भी अगर आप लोग देखोगे इसकी जो आंतरिक झिल्ली है वो मुड़ी हुई है अंदर की ओर। तो ये जो अंदर की ओर जहां पर मुड़ी हुई होती है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, ये देखो ये मुड़ी हुई है ना, देखो क्या दिख रही है क्या आप लोगों को कि ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है। देखो बाहरी झिल्ली तो ऐसी कैसी है, जो इसकी अंदर वाली झिल्ली है वो भी मुड़ी हुई है, वो भी मुड़ी हुई है। क्लियर है। तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई, 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 क्रिस्टाई। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसका काम क्या है, तो एक चीज तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोस्तों ये दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, दो झिल्ली वाले होते हैं, और जो इसमें आंतरिक वाली होती है ना वो उसके अंदर ऐसे मुड़ी हुई होती है, इसमें ऐसे मुड़ी हुई दीवारें पाई जाती है, मुड़ी हुई दीवारें पाई जाती है, जिसे क्रिस्टे या क्रिस्टाई के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों इसका मेन कार्य क्या हो जाएगा, तो कोशिका के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, किस लिए होता है, एनर्जी के निर्माण के लिए। एनर्जी किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। तो कोशिका के अंदर ये जो एटीपी के निर्माण की जो प्रक्रिया है या एनर्जी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए दोस्तों इसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो इसका काम का क्या है, जो भी एनर्जी बन रही है, स्टोर हो रही है, वो कहां पर हो रही है, इधर ही हो रही है। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा भी था। दोस्तों एक दूसरी बात मैं और बताऊं क्या, बताऊं क्या, जैसे कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो कहां पर होता है, आपको कल मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम होता है वो किसका बना होता है, डीएनए और एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन। इससे तो अगर मैं बोलूं कि कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो कहां पर मिलेगा, आप लोग बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। दोस्तों एक्चुअली में न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, ये बाहर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, यहां पर आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, या मैं इसको बोल सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अजीब सा कोशिकांग है। क्यों, उसके अंदर भाई साहब डीएनए भी पाया जा रहा है, इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अजीब कोशिकांग। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्ट्रेंज ऑर्गेनल। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्ट्रेंज ऑर्गेनल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, एक अजीब कोशिकांग। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भाई साहब डीएनए भी है, इसके अंदर क्या है, राइबोसोम भी है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलिए बताओ, तो किसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, तो आप लोग किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि कोशिका में जो भी एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, वो कहां पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। यह भी एक कोशिकांग है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। दोस्तों क्या मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके बारे में बताया था क्या, नहीं। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि उसमें पाया ही नहीं जाता, ये यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका किस में मिलती है, बैक्टीरिया के अलावा चाहे कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका है। क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी मैं बता दूं, एनिमल्स में नहीं मिलता ये प्लास्टिड, एनिमल्स की सेल्स में, फंगस की सेल्स में नहीं मिलता। ये जो प्लास्टिड आप लोगों को मिलेगा वो केवल और केवल कहां पर मिलेगा, प्लांट की सेल में मिलेगा, पादप की कोशिका में मिलेगा। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया प्लास्टिड के ब्रैकेट में। आ गई बात समझ में, क्लियर, आ गई बात समझ में। चले आ जाओ, चलो आ जाओ। तो दोस्तों प्लास्टिड के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ये केवल आप लोगों को प्लांट की सेल में मिलेगा, पादप की कोशिका में मिलेगा। और दोस्तों ये जैसे जो प्लास्टिड होता है ना, ये भी आप लोगों का दो झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली वाला होता है, वैसे ही प्लास्टिड भी क्या होता है, दोहरी झिल्ली वाला आप लोगों का कोशिकांग होता है।
यह आप लोगों को केवल प्लांट यानी पादप में ही मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी यहां पर तो शैवाल भी लिखा हुआ है, मैं आगे आपको बताऊंगा एल्गी शैवाल भी एक प्रकार के प्लांट ही है। क्लियर है, आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब सर प्लास्टिड जो होते हैं वो आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। प्लांट के अंदर जो प्लास्टिड पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे प्लास्टिड जिनका कुछ कलर होता है, कुछ रंग होता है, ठीक है, और एक ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं प्लास्टिड। क्लियर? देखो, एक होता है आप लोगों का क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड को बोलते हैं जो कलर्ड होते हैं, जो रंग होते हैं। रंग वाले प्लास्टिड को आप लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई कलर नहीं होता, जिनका कोई रंग नहीं होता, जो रंगहीन होते हैं, उन्हें बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए सफेद रंग के प्लास्टिड या रंगहीन प्लास्टिड, उसे क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाए ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई कलर होता है, जिनका कोई रंग होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। देखो, यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। बताओ इसका आंसर बताओ, फिर आगे चलेंगे। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? कलरलेस प्लास्टिड, है ना, ये इंग्लिश गलत हो गई। कलरलेस प्लास्टिड क्या कहलाते हैं बताइए? ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई कलर नहीं होता, तो उन्हें आप लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्टिड भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। आगे बात समझ में? ल्यूकोप्लास्ट बोल दो या ल्यूकोप्लास्टिड बोल दो, बात क्या है? एक ही। ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने सिर्फ आपको यह बताया प्लास्टिड आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। एक तो कलर वाले, रंग वाले, जिन्हें क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। एक ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं होता, उन्हें आप लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनका रंग हरा होता है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनका रंग हरा होता है, उसे आप लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आ गई बात समझ में? मैंने पहले क्या बताया? ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई रंग होता है, उसे आप लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। अब दोस्तों, किसी का रंग पीला होगा, किसी का हरा होगा, किसी का काला होगा, किसी का क्या होगा? तो हरे रंग वाले क्रोमोप्लास्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रंग होता है वो एक पदार्थ की वजह से होता है, जिसे बोलते हैं पिगमेंट यानी वर्णक। तो अगर इसका कोई रंग है, हरा रंग है, तो हरे रंग के पीछे कोई ना कोई तो पिगमेंट यानी कोई ना कोई तो वर्णक रेस्पॉन्सिबल है। तो इस पिगमेंट, ऐसा पिगमेंट जिसकी वजह से इसको हरा रंग मिलता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, आप लोग बोलोगे क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का एक प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है, तो इसका कुछ रंग है, जो रंग वाले प्लास्टिड होते हैं उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई बताओ? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट क्या है? किसे बोलते हैं? रंग वाले प्लास्टिड को, जिनका कुछ रंग होता है। क्लियर है? तो दोस्तों, बेसिकली आप लोग देखते होंगे अलग अलग फ्रूट का अलग अलग रंग होता है, तो इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? ये क्रोमोप्लास्ट ही है। और अगर स्पेशली हरे रंग की बात करी जाए, तो हरे रंग के लिए कौन सा क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल है? ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसका रंग हरा होता है, उसे आप लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अगर दोस्तों मैं हरे रंग की बात करूं, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट। साथ में इसका दूसरा कार्य क्या है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस करना, यानी प्रकाश संश्लेषण करना, जो कि हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। तो क्लोरोफिल, ये वाला जो पिगमेंट होता है, किसके अंदर पाया जाता है? अरे, इसकी इंग्लिश गलत क्यों हो गई? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब बताओ, तो ये क्लोरोफिल, ये वाला पिगमेंट
कौन से आप लोगों के प्लास्टिड में पाया जाता है या कोशिका के किस घटक में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चले बताओ। ठीक है, अब सर आपने ये तो बता दिया क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या काम है। सर ल्यूकोप्लास्ट का तो बताया नहीं, ल्यूकोप्लास्ट का लिखना भूल गया क्या? कोई बात नहीं, ल्यूकोप्लास्ट का मैं इधर बताता हूं। क्लियर है? ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? अच्छा मैंने लिख दिया था ना। देखिए दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट का क्या है, देखो प्लांट में जो स्टार्च बनता है, जो ऑयल, जो तेल होता है, जो प्रोटीन के कण होते हैं, वो कहां पर स्टोर होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं। तो जिन प्लांट सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जा रहा है, इस ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? ऑयल यानी तेल का संग्रहण करना, स्टार्च का संग्रहण करना, प्रोटीन के जो कण है उनका संग्रहण करना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे। कौन सा स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूल यानी रिक्तिका के बारे में। क्या मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके बारे में बताया था? क्या नहीं बताया था? क्यों नहीं बताया था? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये पाया ही नहीं जाता। ये केवल और केवल आप लोगों को यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। सर क्या होता है? जैसे जो कोशिका होती है ना, कोशिका में काफी एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होती है, इसे आप लोग बोलते हैं वैक्यूल यानी रिक्तिका के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों इसे आप लोग हिंदी में रसधानी भी बोलते हैं। क्या? रसधानी के नाम से भी इसे जानते हैं। ओके, अब सर ये है क्या? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये केवल प्लांट सेल में मिलेगी या सब में मिलेगी? प्लांट सेल में भी मिलेगी, पादप की कोशिका में भी मिलेगी, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के अंदर भी आप लोगों को मिलेगी। अगर बात करी जाए दोस्तों, प्लांट सेल के अंदर ये जो खाली स्पेस होता है काफी ज्यादा होता है। और अगर बात करी जाए एनिमल सेल के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर, ये स्पेस काफी कम होता है। यानी एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में पाया जा रहा है, बस एनिमल सेल में ये जो खाली स्पेस है, जो वैक्यूल रिक्तिका है, उसका साइज कम है, जबकि प्लांट सेल में क्या है? ज्यादा है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, चलिए आ जाइए अब बात करते हैं एक एक करके। तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये जो वैक्यूल्स है वो बेसिकली क्या है? एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। अब सर ये खाली जगह क्यों रखी हुई है? इसका जरूर कोई ना कोई कार्य होगा ना। बिल्कुल। तो दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पादप कोशिकाओं में ये जो रसधानी है वो काफी बड़ी होती है, जबकि दोस्तों जंतु कोशिकाएं में क्या होती है? ये छोटे आकार की होती है। सर इस खाली जगह का कार्य क्या है? दोस्तों ये स्टोरेज का कार्य करती है, संग्रहण का कार्य करती है। क्या? संग्रहण का कार्य करती है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जो खाली स्पेस है जिसे वैक्यूल बोल रहे हैं, रिक्तिका बोल रहे हैं, क्या इसके चारों ओर कोई लेयर होगी क्या? झिल्ली होगी क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए वैक्यूल, वैक्यूल किसको बोला है? इस खाली जगह को, कि जो वैक्यूल एक झिल्ली से घिरा होता है। दोस्तों एक झिल्ली का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? इसे झिल्ली का नाम है। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चलिए अब मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, अमीबा जानते हो? अमीबा, हां सर, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। जैसे चींटी होती है, बैक्टीरिया होता है, वैसे ही अमीबा होता है। चींटी तो बहुत बड़ा है अमीबा के मुकाबले। चींटी तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अमीबा इतना सूक्ष्म जीव है कि इसकी पूरी बॉडी में क्या पाई जाती है आप लोगों की? एक ही कोशिका होती है। एक ही कोशिका होती है इसकी पूरी बॉडी में। ठीक है सर, यहां पर अमीबा के बारे में क्यों आप लोग बताने जा रहे हो? ठीक है दोस्तों, अमीबा की जो कोशिका है ना, इसके अंदर जो वैक्यूल यानी रिक्तिका पाई जाती है ना, इसका एक अलग कार्य है। क्या? जब ये कहीं से भोजन लेते हैं तो बेसिकली उसको कहां पर ले आते हैं? रिक्तिका में ले आते हैं। और दोस्तों इसमें रिक्तिका में जब भोजन आता है ना, यहीं से क्या करते हैं? उसको कंज्यूम करते हैं।
तो इनकी वैक्यूल को हम लोग फूड वैक्यूल यानी खाद्य रिक्तिका के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ये फूड लेते हैं अल्टीमेटली इनकी वैक्यूल में आ जाता है, इनकी रिक्तिका में आ जाता है, यहीं से क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। क्लियर है? आ जाओ, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। किसी को ऐप संबंधित कुछ पूछना है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर ले। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में? चलिए बताओ। अरे सॉरी, दोस्तों प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे? देखिए दोस्तों, प्लांट में जो वैक्यूल है ना रिक्तिका, इसका कार्य है स्टोरेज करना। तो अगर प्लांट में कोई वेस्ट बनता है उसको भी वैक्यूल रिक्तिका में आप लोगों को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर ये वैक्यूल पहचानूं कैसे मैं? दोस्तों क्या ये वन हो सकता है क्या? वन तो सर ये तो सबसे आउटर लेयर है, और प्लांट की कोशिका की सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल। दूसरा नंबर इसके अंदर वाली लेयर है, ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई। तीसरा ये मुझे नहीं पता है छोटा सा क्या है, मान लो इसके अंदर जो खाली स्पेस है इसे तो वैक्यूल बोलते हैं, तो ये एरोफोर वाला। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलो अब बात करते हैं राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम, मैंने आपको यूकैरियोटिक कोशिका में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई है वो केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती है। बस राइबोसोम आप लोगों का ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक में मिलता है, यूकैरियोटिक में मिलता है। डिफरेंस क्या है? देखो माइक्रोस्कोप से देखोगे ना आप लोग, राइबोसोम ऐसे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम है और यूकैरियोटिक कोशिका में जो पाए जाने वाला राइबोसोम है उसमें डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो साइज में बड़ा होता है। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम होता है उसका नाम है 70S, और राइबोसोम कोशिका वाला जो राइबोसोम है उसका नाम है 80S। ओके दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी सब यूनिट्स क्या होती है, उप इकाइयां, तो क्या होती है? 70S वाले की होती है 30S और 50S। आप लोग बोलोगे सर ये जोड़ के तो 80 हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, हाँ जोड़ के 80 हो जाएंगे, लेकिन इनका डिवीजन इसी प्रकार से है ना। 80S वाले राइबोसोम का की सब यूनिट्स क्या हो जाएगी? 40S एंड 60S। दोस्तों आप लोगों को सिलेक्शन के लिए एक रामबाण बताऊं क्या मैं, जिससे सिलेक्शन आसानी से हो जाए? सर आपकी बुक नहीं आ रही है। बुक नहीं आएगी दोस्तों, बुक मैंने कैंसिल कर दी, कोई बुक नहीं है, इधर पढ़ लो आप लोग। ठीक है, सिलेक्शन के लिए एक रामबाण बता दूं क्या, जिसपे किसी की भी नजर नहीं है? हाँ सर सिलेबस पूरा करो, सर ये करो, ये तो है ही यार। इसमें तो मतलब ऐसा थोड़ी कि मतलब ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार। अगर किसी को ये नहीं पता कि दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, तो फिर तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर मतलब ये भी बताना पड़ रहा है कि भाई साहब अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो ये तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा बेवकूफ है जो ये सुनने के लिए कर रहा है कि अच्छा सर पढ़ना पड़ता है। ये तो कॉमन सी चीज है दोस्तों। दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका मतलब और क्या दोस्तों, अपना जो दिमाग है ना वो आप लोग थोड़ा शार्प रखो। शार्प का मतलब क्या है? दिमाग आप लोगों का हेल्दी रखो। अब गुरुजी मेरा दिमाग तो हेल्दी है, नहीं है आपका हेल्दी नहीं है। तो दिमाग आप लोग हेल्दी रखो, हेल्दी रखो, हेल्दी रखो। मैंने आपको कई बार आप लोगों को बता दिया है दिमाग हेल्दी रखो। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि दिमाग हेल्दी कैसे रखें, बताऊं दोस्तों? एक लाइन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप एक कचरे का डब्बा है, आपने मान लीजिए दिन भर में आपके घर में जो भी कचरा होता होगा वो आप लोग उस डब्बे में डाल देते होंगे। सुबह जब कहीं पर आप लोगों की कचरे वाली गाड़ी आती होगी, यहां जहां पर भी आप लोगों को डालना है, उसको जब उल्टा करोगे उससे क्या निकलेगा आप मुझे बताओ? कचरा ही निकलेगा, क्योंकि डाला ही आपने कचरा था। तो सेम हमारा दोस्तों ब्रेन भी है, आप इसमें जो डालोगे वो ही निकलेगा। तो गुरुजी मैं इसमें क्या डालता हूं? आप वो सारी चीजें डालते हो जो आपको कहीं पर भी आपकी पर्सनल ग्रोथ में कहीं कुछ हेल्प नहीं करेगी, आपके सिलेक्शन में कोई हेल्प नहीं करेगी। दिन भर दोस्तों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब शॉर्ट देखते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, ये कहीं पर भी आप लोगों के सिलेक्शन में, आपकी ओवरऑल ग्रोथ में कहीं पर भी हेल्प नहीं करने वाले।
मतलब आप लोगों के दोस्तों ये आपको सिलेक्शन से दूर ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों की माइंड में आप फालतू की चीज डाल रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप दोस्तों केवल 3 महीने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दो। 3 महीने तो मैं, चलो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 महीने कर दो, फेसबुक हटा दो, क्या क्या हो जाएगा आपको? बंद कर दोगे? कोई एक दोस्त की फोटो मिस कर दोगे, कुछ हो जाएगा क्या जीवन में? हटा दो, इंस्टाग्राम हटा दो, मैं खुद बोल रहा हूं। और दोस्तों 1 महीने में आप लोग चेंज देख लेना। आप लोगों को यकीन, आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप लोग दिन भर आप लोग कितना कंटेंट कंज्यूम करते हो। दोस्तों यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम, आप वही बनते हो जो कंज्यूम करते हो। अब लोग है ना अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं कि यार मैं गंदा नहीं खाऊं, मैं फल फ्रूट्स वगैरह खाऊं, फालतू की चीज नहीं खाऊं, लेकिन दोस्तों अपनी मेंटल हेल्थ का कोई ध्यान नहीं देता कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो 24 घंटे का जो दिन होता है उसमें 18 घंटे हम लोग जगे हुए रहते हैं। जगे जगे का मतलब समझ रहे हो भाई? 8 घंटे मान लो सोते हो, बाकी तो आप लोग 6 घंटे मान लो आपने सो लिया, जो भी आप लोग सोते हो, लगभग 18 घंटे मान लो। तो इस 18 घंटे में आप लोग इतना कंटेंट कंज्यूम करते हो। कंटेंट कंज्यूम करने का मतलब आप कई चीजें देखते हो, कई लोगों से आप लोग बातचीत करते हो, कई बुक्स आप लोग पढ़ते हो, मान लो कोई वेब सीरीज देखे हो, तो किस लेवल का आप लोग कंटेंट कंज्यूम करते हो उससे आप लोगों का दोस्तों ब्रेन वो होता है। तो आप अच्छी चीजें देखा करो, मैं ये नहीं बोल रहा दिन भर पढ़ाई करो भाई, खेलो कूदो, मूवी देखनी कोई ऐसी देखो जो आपकी ग्रोथ करे। आप ऐसी देख रहे हो जिसमें मतलब गाली वाली है, तो तुमको मजा आता है जो गाली वाली वीडियो वाले देखने में, फालतू की मूवी देखने में, कोई ऐसी देखो ना बढ़िया जो आपको यार मजा आए, आप लोगों को मोटिवेट करे, लाइफ कैसी है, कैसे जिया जाए उसके बारे में पता पड़े। ऐसी बुक्स आप पढ़ा करो, आप पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो आप। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, बहुत इजी हो जाएगा सिलेक्शन। और ये बहुत सारे बच्चे 98% जनता भारत की इसमें पागल है, सोशल मीडिया में वो अपना दिमाग खराब कर रही है, उनको पता भी नहीं है, उनको लगता है यार रील्स तो देख रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन प्लीज इसका आप ध्यान रखो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलो सर, कोशिका के अंदर ये जो राइबोसोम पाया जाता है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम था जॉर्ज एमिल पैलाडे। लेकिन दोस्तों इन्होंने इस कणों का नाम, ये राइबोसोम, ये जो कण है ना, इनका नाम इन्होंने रख दिया था पैलाडेस कॉप्सुकल्स, क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवरी करी थी। इन्होंने बताया कोशिका के अंदर से कण जैसे पाए जाते हैं, तो इन्होंने दिया इनका नाम पैलाडेस कॉप्सुकल्स। कॉप्सुकल्स हम लोग बोलते हैं कण को, कि पैलाडे के कण रख दिया। फिर बाद में दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, इन्होंने इस कणों का नाम क्या दिया? क्या नाम दिया? राइबोसोम नाम दिया। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है वो हम लोग समझ चुके हैं, प्रोटीन का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस के बारे में बताया? नहीं बताया, क्यों? उसमें पाया नहीं जाता, तो ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। तो दोस्तों न्यूक्लियस जो है वो है क्या? ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है? इस कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करना। तो इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम लोग कोशिका का ब्रेन यानी कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं, या कोशिका का मैनेजर भी बोलते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? न्यूक्लियस के द्वारा ही होती है। क्लियर है क्या दोस्तों? कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो लार्जेस्ट आप लोगों का यही है, सबसे बड़ा यही है। दूसरी बात क्या है, ये जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसके चारों ओर जो झिल्ली है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। और दोस्तों इस झिल्ली में क्या होते हैं? कुछ पोर्स होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं, कुछ छेद होते हैं, कुछ छेद होते हैं, जिससे दोस्तों जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, इसके अंदर से बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो न्यूक्लियस का काम मैंने आपको बता ही दिया। कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होगी वो क्या करेगा? न्यूक्लियस ही क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों ये आप लोगों का हो गया कोशिका पूरा। अब एक छोटा सा पार्ट आपको और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल से रिलेटेड ही है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। सर सेल का पोस्ट ऑफिस किसे बोलते हैं? दोस्तों वो गोल्जी बॉडी को बोलते हैं, लेकिन मैं ये चीजें आपको नहीं बता रहा। सर क्यों नहीं बता रहे? देखो आप क्लास 9 की एनसीईआरटी उठा के देख लो, चैप्टर नंबर 5 है सेल यानी कोशिका, उसमें कहीं पर लिखा हुआ है कि मैं तो बहुत सारी चीजें बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी है, ये किसने करी है, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूरी एनसीईआरटी फॉलो होती है। आप एक काम करना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में अपने ग्रुप डी की क्वेश्चन उठा लेना, एक भी अगर आप लोगों का मिस हो जाए, एक भी आप लोगों का मिस हो जाए, ठीक है। और अगर आपको पढ़नी है क्लास 9 की एनसीईआरटी फ्री दे दूं क्या? आपको फ्री दे दूं क्या?
सर फ्री दे दो ना मेरे को, मैं गरीब बच्चा हूं सर, मुझे फ्री दे दो ना। तो भाई साहब मैं कौन होता हूं देने वाला, सरकार ने फ्री दे रखी है। आप लोग एक काम करना, गूगल पे डालना एनसीईआरटी पीडीएफ, ठीक है, एनसीईआरटी पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। वहां पर एक वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर आप लोगों को अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, तो क्लास 9 सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। वहां पर उससे पूछेगा क्लास 9 की कौन सी बुक करनी है, साइंस सब्जेक्ट की बुक आपको करनी है, ठीक है। और सर साइंस के बाद में वहां पर पूछेगा कि कौन सी बुक, मतलब एक इंग्लिश में आती है, एक हिंदी में आती है। तो अगर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन पे यहां पर विज्ञान लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश वाले बच्चे साइंस लिखा हुआ आएगा, तो साइंस करना, तो उसमें आप लोगों की खुल जाएगी। तो उसमें चैप्टर नंबर 5 खोलना आप, चैप्टर नंबर 5 सेल कोशिका, तो उसमें पढ़ लेना जो चीजें मैंने आपको बताई है, मतलब सारी चीजें कवर हो गई। आगे बात समझ में, तो वहां से आप लोग ले लेना। चलिए अब दोस्तों कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं। दोस्तों क्या होता है जब हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है ना, तो पुरानी कोशिकाओं से क्या बनती है, नई कोशिकाएं बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन। कोशिका का विभाजन होगा, दो कोशिका बन गई। तो दो प्रकार का होता है ये, एक तो माइटोसिस यानी समसूत्री, और एक अर्धसूत्री। दोस्तों समसूत्री और अर्धसूत्री में डिफरेंस क्या है दोस्तों, हमारी कोशिका में जितनी भी कोशिका है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है कितने होते हैं, 46 होती है। तो अगर दोस्तों विभाजन इस प्रकार से हो रहा है कि जो नई कोशिका बन रही है उसमें भी अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 ही है, तो इस प्रकार के डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। और अगर इस प्रकार से विभाजन हो रहा है कि दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या 46 से क्या रह गई, जो नई कोशिका बनी उसमें 23 रह गई, तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है दोस्तों। हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं, दो कोशिका को छोड़ के, एक तो स्पर्म यानी शुक्राणु जो कि पुरुष में पाई जाती है, और एक एग यानी अंडाणु जो कि महिलाओं में पाई जाती है। इन दो कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, इसमें भी 23। बाकी इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं होती है, चाहे नाक की कोशिका हो, त्वचा की हो, पैर की हो, इस है ना, कहीं की भी हो आपकी बॉडी की, सभी कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। इसके अलावा केवल दो कोशिका ऐसी है जिसमें 23 होती है क्रोमोसोम की संख्या। इन दो कोशिकाओं को हम लोग जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं, जर्म सेल। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो इन दो कोशिकाओं में आप लोगों का मियोसिस होता है, बाकी इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं होती है सभी में आप लोगों का माइटोसिस होता है, समसूत्री होता है। इन दो कोशिकाओं को छोड़ के जितनी भी कोशिकाएं उसको सोमेटिक सेल के नाम से जानते हैं, दैहिक कोशिका के नाम से जानते हैं। चाहे नाक की कोशिका हो, पैर की हो, स्किन की हो, कहीं की भी हो आप लोगों की, तो सभी सोमेटिक सेल दैहिक कोशिका में आप लोगों का समसूत्री विभाजन होता है। और इसके अलावा दो कोशिका ऐसी है, एक तो एग सेल अंडाणु और एक स्पर्म शुक्राणु, उसमें क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों ये हो गया आप लोगों का चैप्टर पूरा। क्लियर है, आ गया समझ में। और कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टिश्यू यानी उत्तक। जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच सभी एग्जाम के लिए, निर्माण बैच जुड़िए, एक ही बार में तैयारी करिए, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड। और इसके अलावा जो भी चीजें पूछी जाती है वो आप लोगों को मैं इस बैच में करा रहा हूं। एनटीपीसी, आरपीएफ वगैरह में कई चीजें पूछते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो निर्माण बैच, फाउंडेशन बैच आप लोग जुड़ जाइए कॉम्बो बैच से। यहां पर आप लोगों को चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, डेली लाइव क्लास आप लोगों को मिलती है। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास के आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप पे जाइए, कोर्स आप लोग सेक्शन में जाइए, निर्माण बैच कॉम्बो में जाइए और बाय नाउ आप लोग कर लीजिए। जैसे बाय नाउ करके पेमेंट कर देंगे, क्लास चल जाएगी, कोई दिक्कत हो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।